स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों 16 वर्ष, जी हाँ 16 साल तक एक महिला ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। अस्पताल में उसके कमरे को जेल में तब्दील कर दिया गया। नाक में प्लास्टिक की नली डालकर उसे जबरदस्ती जिंदा रखा गया। नाम था इरोम शर्मिला, आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। मांग क्या थी उनकी? एस्फा हटाओ। 16 साल के इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व त्याग के बाद जब उन्होंने अनशन तोड़ा और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव में उतरी, तो आप जानते हैं दोस्तों उन्हें कितने वोट मिले? उन्हें वोट मिले महज 90 वोट मिले। साथियों, आप कल्पना कीजिए, भारत में जितने लोग शादियों में बिना बुलाए आ जाते हैं, उससे भी कम वोट मिले उस महिला को जिसने राज्य की व्यवस्था के खिलाफ अपनी जवानी के 16 साल भूखे रहकर गुजारे थे। यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे क्रूर, सबसे कड़वा और सबसे वास्तविक सच है दोस्तों। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए दोस्तों। वर्ष है 2011, दिल्ली का रामलीला मैदान। एक बुजुर्ग सफेद टोपी पहनकर बैठता है। नाम था अन्ना हजारे। अनशन के कुछ ही दिनों के भीतर पूरा देश सड़कों पर आ जाता है। सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं, लोकपाल कानून पास करना पड़ता है और भारत की राजनीति की धुरी बदल जाती है। और थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों, साल था 1952 और 1952 में पी श्रीरामुलु ने एक आमरण अनशन किया। 58 दिनों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू सरकार ने झुककर भाषा के आधार पर भारत का पहला तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश बनाया, जिसने भारत का भूगोल बदल दिया। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वर्ष है 2026। सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए दोस्तों। तो आज का यक्ष प्रश्न क्या है? आज का यक्ष प्रश्न यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ अनशन इतिहास को बदल देते हैं और कुछ अनशन इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं? क्या सरकारें वाकई नैतिक दबाव में झुकती हैं या उन्हें झुकाने के लिए विशुद्ध राजनीतिक नफा नुकसान की जरूरत होती है? क्या लोकतंत्र में भूख हड़ताल आज भी एक कारगर हथियार है या यह सिर्फ एक कमजोर और हताश लोगों की आवाज बनकर रह गया है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज हम सिर्फ सोनम वांगचुक के अनशन की बात नहीं करने जा रहे। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे भारत में अनशन की राजनीति का। समझेंगे कि कौन से आंदोलन सफल होते हैं, कौन से फेल होते हैं और आपकी चुनी हुई सरकारें आखिर किस भाषा को समझती हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम सोनम वांगचुक की बात करते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। आज का न्यूज़पेपर भरा पड़ा है सोनम वांगचुक की न्यूज़ से। 19 दिन हुए हैं इनके भूख हड़ताल के। साथियों, सोनम वांगचुक हैं कौन? ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये कोई पेशेवर राजनेता नहीं है जो कैमरे के सामने आकर और कैमरे को देखकर बयानबाजी करे। इन्हें देश में 3 इडियट के फुनसुक वांगडू के असली किरदार के रूप में जाना जाता है। एक ग्लोबल इनोवेटर है, ये शिक्षाविद हैं जिन्होंने लद्दाख में आइस स्तूपा जैसी चीज़ों को बनाकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया। लेकिन आज वे लद्दाख के पहाड़ों में नहीं, दिल्ली की तपती गर्मी में जंतर मंतर पर बैठते हैं। जानते हैं क्यों? कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली का जंतर मंतर इस समय CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बना हुआ है। इनका मुख्य मुद्दा क्या है? इनका मुख्य मुद्दा है नीट 2026 की परीक्षा परिणामों में जो कथित धांधली हुई, जो पेपर लीक हुआ और जो अनियमितताएं हुई, उनके लिए जांच की जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने सीधी मांग यह की है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और पूरे के पूरे सिस्टम को रिनोवेट किया जाए, उसकी ओवरहॉलिंग की जाए। तो साथियों, यह बात तो बिल्कुल सही है जो इन्होंने मांग करी है। सोनम वांगचुक शुरुआत में इस आंदोलन में सिर्फ अपना नैतिक समर्थन देने आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य से जुड़े इस मुद्दे, इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई ठोस और जवाबदेह प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो उन्होंने वह किया जो कोई भी सत्याग्रही करता है। उन्होंने 28 जून को राजघाट पर बापू को नमन किया और उसके बाद वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। आज उनके अनशन के 18 दिन हो चुके हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है कि उनकी वजन तेजी से घट रहा है, तबीयत नाजुक है, लेकिन वांगचुक अड़े हुए हैं।
साथियों, अब यहां व्यवस्था के पैरोकार एक कुतर्क देते हैं। वो कहते हैं कि क्या किसी मंत्री का इस्तीफा या फिर देश की शिक्षा नीति सड़कों पर बैठी हुई भीड़ तय करेगी? क्या इसके लिए संसद और अदालतें नहीं हैं? बिल्कुल सही बात है, संस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन जब संस्थाएं बहुत गहरी नींद में सो जाएं तो उन्हें जगाने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत पड़ती है, और भारत में वो अलार्म क्लॉक हमेशा से ही अनशन रहा है। तो आइए इतिहास के झरोखे से देखते हैं कि इस अलार्म की जरूरत कब कब सरकार के कानों में पहुंची। अब आपके मन में सवाल भी आएगा दोस्तों कि क्या भारत में भूख हड़ताल इतनी ताकतवर है, वह कैसे हो गई? दुनिया के बाकी देशों में भी लोग प्रदर्शन करते हैं, दंगे करते हैं, लेकिन भारत में लोग खाना छोड़ देते हैं, क्यों? तो दोस्तों, यह वास्तव में इसका सीधा सा जवाब है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने उपवास की सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा को राजनीतिक नैतिकता का अचूक हथियार बना दिया। गांधी जी का जो अनशन व्यवस्था था वह वास्तव में ब्लैकमेल करने के लिए नहीं था। उनका दर्शन बहुत क्लियर था इस आमरण अनशन की फिलॉसफी को लेकर। वे मानते थे कि मैं सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं खुद को पीड़ा दूंगा ताकि सामने वाले की अंतरात्मा जाग उठे और वह खुद से पूछे कि क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूं। लेकिन 1947 के बाद भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अंग्रेज चले गए, लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई और सरकार आपकी अपनी चुनी हुई बन गई। यहीं से जनमत और जनादेश के बीच में एक अलग लेवल का टकराव शुरू होता है दोस्तों। अब इतिहास गवाह है दोस्तों कि हर जो अनशन है वह सफल नहीं होता है। अगर सफलता सिर्फ इस बात से तय होती है कि कौन कितने दिन भूखा रहा, तो इरोम शर्मिला 16 साल में जीत गई थी। पर्यावरण वैज्ञानिक जीडी अग्रवाल ने गंगा बचाने के लिए 111 दिन का अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन व्यवस्था भारत की पसीजी नहीं। मुद्दे देखिए, अगर आप किसी अनशन की सफलता को व्यापक देखना चाहते हैं तो उसके लिए 5 कड़े मापदंड होते हैं। इन्हें नोट कर लीजिएगा। पहला है मुद्दे की व्यापकता। वास्तव में क्या मुद्दा किसी एक कोने का है या पूरे देश के हर घर से जुड़ा हुआ है? जैसे नीट का मुद्दा देश के हर घर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरा पैरामीटर है जमीनी जन समर्थन यानी मोबिलाइजेशन। साथियों, यहां पर देखिएगा, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना एक बहुत अलग बात है, इतने मिलियन फॉलोअर होना और भी अलग बात है, लेकिन भीषण गर्मी में ऐसे उमस भरे मौसम में सड़क पर उतरना एक अलग बात है। तीसरा, इसका पॉलिटिकल कॉस्ट कितना है। देखिए दोस्तों, राजनीति और सरकार हमेशा मांग को मानने में कम नुकसान या ना मानने में ज्यादा नुकसान, इसके बीच में सब मांगों को तौलती है। तो यह एक तीसरा बड़ा बेस होता है जिसके बेस पर किसी आंदोलन की सफलता निर्धारित होती है। चौथा होता है मीडिया का विमर्श। क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह उसे 24/7 कवरेज दे रहा है? क्या वह राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना पा रहा है नेशनल मीडिया? यह चौथा बड़ा कारण होता है। और पांचवा और निर्णायक फैक्टर होता है चुनावी असर। साथियों, क्या नैतिक गुस्सा जो लोग दिखा रहे हैं वह वोटों के नुकसान में बदल सकता है? अगर वह वोटों के नुकसान में बदल सकता है तो कोई भी पार्टी मांगों को मानती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं उसे लगता है तो मामला थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो आइए इन 5 मापदंडों को हम पिछले 2 बड़े केस स्टडीज के मामले से समझते हैं। पहला 1952 की बात करते हैं दोस्तों। 1952 यानी आज़ादी के ठीक 5 साल के बाद मद्रास प्रांत में रहने वाले तेलुगु भाषी लोगों ने एक अलग राज्य की मांग की और वो अपने लिए एक अलग राज्य भाषा के आधार पर मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके सख्त खिलाफ थे। जेवीपी कमीशन बनता है, धर कमीशन बनता है, सबने इसे रिजेक्ट कर दिया पूरे तरीके से। उन्हें डर था कि भाषा के नाम पर अगर राज्यों का गठन होने लगा तो देश टूट जाएगा। 10 दिन और इसके बाद समझिएगा, इसी के विरोध में मैदान में उतरते हैं पी श्रीरामुलु। ये एक गांधीवादी नेता थे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने बड़ा लंबा आमरण अनशन किया, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, इतना समय बीत गया, लेकिन नेहरू सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्हें लगा आंदोलन अपने आप दम तोड़ देगा।
लेकिन सरकार का अहंकार 58वें दिन जाकर टूटता है। 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु जी का निधन हो गया और उसके बाद जो हुआ उसने सरकार के होश उड़ा दिए। पूरा आंध्र प्रदेश जल उठा, हिंसक प्रदर्शन हुए, सरकार की संपत्तियां फूंकी जाने लगी। नतीजा, श्री रामुलु के मौत के मात्र 3 दिन के बाद 18 दिसंबर को पंडित नेहरू को अलग आंध्र प्रदेश के राज्य की घोषणा करनी पड़ी और इसी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया जिसने भारत का नया नक्शा तय किया। तो दोस्तों, सबक नंबर 1 नोट कीजिएगा कि सरकार श्री रामुलु के भूखे रहने से नहीं झुकी थी, सरकार झुकी थी उनके मृत्यु के बाद भड़के हुए जन आंदोलन की राजनीतिक कीमत से। आखिर आप समझिएगा, अनशन सिर्फ एक चिंगारी था, बारूद जनता ने भरा था। यह पहला सबक है इसका। दूसरा, अब सीधे हम लोग जंप करते हैं कुछ साल आगे, करीब 60 साल आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष था 2011। देश का 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार की कहानियां पूरे देश में सुनी जा रही थीं। जनता का गुस्सा उबल रहा था। ऐसे में रालेगढ़ सिद्धि का एक बुजुर्ग दिल्ली आता है, अन्ना हजारे, और उनकी मांग थी जन लोकपाल बिल। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसको 24/7 टेलीविज़न पर लाइव कवरेज दिया जा रहा था। शहर का जो मध्यम वर्ग है, जो आमतौर पर राजनीति से दूर रहता है, मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आया। सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गए। सरकार ने शुरुआत में अन्ना को तिहाड़ जेल भेजा, लेकिन जन सैलाब देखकर उन्हें वापस रामलीला मैदान छोड़ दिया। लेकिन क्या वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद सरकार ने विशेष सत्र बुलाया संसद का और जन लोकपाल बिल पारित किया। जन लोकपाल बिल तो पारित हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार का क्या हुआ दोस्तों? क्या लोकपाल वैसा ही बना जैसा अन्ना चाहते थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून तो बना, मगर आंशिक रूप से। मगर इस आंदोलन ने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। इसी आंदोलन की कोख से नई पॉलिटिकल पार्टी और नए नेता उभर कर आते हैं। तो सबक नंबर 2 नोट कीजिएगा दोस्तों, अन्ना का जो अनशन था इसलिए सुपर सफल रहा क्योंकि उस मुद्दे की व्यापकता, मीडिया का पूरा सपोर्ट और मिडिल क्लास का सड़कों पर आना था, और ये सब एक साथ सटीक टाइमिंग के साथ हो रहे थे। लेकिन साथियों, मुद्दा यही नहीं है। साथियों, लोकतंत्र जितना संवेदनशील दिखता है ना, वास्तव में वह उतना ही बेरहम भी है। अब बात करते हैं उनकी जिनकी मैंने शुरुआत में बात की थी, इरोम शर्मिला। साल था 2000। मणिपुर में 10 मालूम जगह है, वहाँ पर 10 बेगुनाह नागरिकों को सुरक्षा बलों ने गोली मार दी। 28 साल की लड़की ये कसम खाती है कि जब तक सेना को असीमित अधिकार देने वाला एस्फा कानून नहीं हटेगा, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। 16 साल तक वो जेल में बंद रहीं। 2016 में उन्हें समझ में आया कि सरकार पर कोई नैतिक अनशन का कोई असर नहीं होता है। उन्होंने आमरण अनशन तोड़ा और घोषणा की कि मैं सिस्टम के अंदर जाकर लड़ूंगी, मुख्यमंत्री बनूंगी और कानून हटाऊंगी। जनता ने क्या किया? जनता ने, जिस जनता के लिए वो 16 साल तक भूखी रही महिला, उसी जनता ने उन्हें चुनाव में महज 90 वोट दिए। नोटा को भी उससे ज्यादा वोट मिले थे। क्यों? क्योंकि मणिपुर की जनता को लगा कि इरोम शर्मिला एक महान सिंबल तो हैं, लेकिन उनके रोजमर्रा के राजनीतिक समीकरणों में इरोम शर्मिला फिट नहीं बैठती। यही हाल IIT कानपुर के प्रोफेसर और वैज्ञानिक GD अग्रवाल का रहा। गंगा बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा लगभग 111 दिनों का आमरण अनशन किया, भूखे रहे और उसके परिणाम स्वरूप उनके प्राण चले गए। सरकार ने शोक संदेश ट्वीट किया, लेकिन गंगा में फैक्ट्रियों का कचरा गिनना बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों, सबक नंबर 3 यहां से नोट कीजिएगा कि अगर आपका मुद्दा एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे मणिपुर का है, या वो भावनात्मक वोट बैंक को प्रभावित नहीं करता है जैसे पर्यावरण और गंगा, तो व्यवस्था आपके प्राणों की आहुति स्वीकार कर लेगी, लेकिन अपनी नीतियां कतई नहीं बदलेगी। तो दोस्तों, अगर हम इन सारे उदाहरणों को एक साथ देखें तो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ व्यापकता भी थी, जन समर्थन भी था, राजनीतिक लागत भी समझ आ रही थी, मीडिया और चुनावी असर भी था। पी श्री रामुलु में भी व्यापकता थी, जन समर्थन था, राजनीतिक लागत थी, मीडिया का समर्थन नहीं था, लेकिन चुनावी असर था, इसलिए ये सफल हुए। इरोम शर्मिला की बात करें तो यहाँ पर इनके पास कोई भी ऐसा बैकअप नहीं था, केवल एक मीडिया का सपोर्ट था, और GD अग्रवाल के पास तो वह मीडिया का सपोर्ट भी नहीं था दोस्तों। तो अब समझिएगा दोस्तों,
अब इन चारों इतिहास के पाठों को लेकर वापस आते हैं रामलीला वर्तमान पर। इस समय जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ 2026 में वांगचुक के साथ इस समय देश के युवाओं और छात्रों की भावनाएं अवश्य जुड़ी हुई हैं, क्योंकि नीट की परीक्षा का मामला सीधे सीधे भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मुद्दा बेहद व्यापक है और नैतिक विश्वसनीयता अटूट है वांगचुक साहब की। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नैतिक दबाव राजनीतिक दबाव में बदल पाएगा? सरकारें ट्वीट से या भावुक अपीलों से कभी नहीं डरती हैं दोस्तों, सरकारें डरती हैं जनादेश के खिसकने से। तो क्या अनशन जीता है? अब देखिए दोस्तों, इतिहास का अंतिम फैसला है वह यह है कि अनशन कभी भी अपने आप नहीं जीतता। अनशन सिर्फ एक माचिस की तिल्ली होती है। वह तीली आग तब लगती है जब पूरा समाज बारूद बनकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अगर देश का युवा, देश का नागरिक सिर्फ दर्शक बना रहेगा तो वांगचुक का हश्र भी रोम शर्मिला या जीडी अग्रवाल जैसा हो सकता है। लेकिन अगर यह गुस्सा ये जो नैतिक गुस्सा है यह राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन पर बदल गया तो फिर सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जैसा सरकार को अन्ना आंदोलन में झुकना पड़ा, जैसा सरकार को पी श्रीरामुलु के मामले में झुकना पड़ा। फैसला सोनम वांगचुक के हाथ में नहीं है दोस्तों, फैसला जो है सरकार के हाथ में भी नहीं है। फैसला आपके और हमारे हाथ में है। हम इस अनशन को सिर्फ एक खबर की तरह देखते हैं या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने वाले एक आंदोलन की तरह देखते हैं। साथियों, यहाँ पर आपके विचारों की भी बड़ी आवश्यकता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या नीट परीक्षा में जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या जो पेपर लीक्स की पूरी इंडस्ट्री देश में खड़ी हो गई है, क्या उस इंडस्ट्री को खत्म नहीं होना चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे सभी लोगों तक आंदोलन की तार्किकता की समझ अवश्य पहुंचे। स्टडी IQ IAS के लिए मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां पर एडमिशन की लास्ट डेट है 21 जुलाई। इस बैच में आपको स्मार्ट मॉडल पर सारी क्लासेस मिलेंगी। सारा का सारा 18 बुक का सेट आपके घर पर आएगा और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप और स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी। कोर्स की डिटेल्स को आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी अवश्य देखिएगा। इसके साथ साथ जब आप कोर्स को खरीदने जाएं तो एक कोड याद रखिएगा, PK Live। इस कोड को लगाते ही आपको हमारे कोर्सेज में एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट भी लीजिए और कोर्सेज भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और इसके साथ साथ स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।